First of all, good morning all of you and welcome to our YouTube channel हरियाणा भूमि। आज का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो कि आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कंफ्यूजिंग वोकैबुलरीज का रहेगा, या फिर जो आज का कॉन्सेप्ट रहेगा आपका वो कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी भी बोल सकते हो या फिर कंफ्यूजिंग नाउन भी है। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग या फिर कुछ ऐसे नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो हमेशा कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं जब ये एग्जाम्पल्स में यूज होते हैं, या बोलते टाइम हम लोग जब इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो भी हम छोटी मिस्टेक करते हैं। तो आज इन कंफ्यूजिंग वोकैबुलरीज या कंफ्यूजिंग नाउन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, उसको अच्छे से सीखेंगे। कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी या नाउन सीखने से पहले हमें एक वर्ड मीनिंग के बारे में जानना जरूरी है। मैंने यहाँ पे लिखा है सुपरफ्लस। सुपरफ्लस जो वर्ड मीनिंग है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसके थ्रू हम लोग कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी या नाउन को सीख पाएंगे। जो सुपरफ्लस है इस वर्ड मीनिंग का मीन्स होता है कि मोर देन व्हाट ही नीडेड, मोर देन व्हाट ही नीडेड। सुपरफ्लस का मतलब होता है कि कोई भी चीज हमारे पास अगर हम लोग किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लस। सुपरफ्लस मोर देन व्हाट ही नीडेड, किसी भी चीज का यूज अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो वो सुपरफ्लस है। मीन्स अगर बात करूं दूसरे वर्ड के साथ में तो आप लोग कह सकते हो इसको अननेसेसरी थिंग्स। अननेसेसरी थिंग्स, किसी भी चीज का यूज अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा करते हैं दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लस और अननेसेसरी थिंग्स। अब जरूरत से ज्यादा कोई चीज अगर यूज होगी तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात, तो अपने आप में एक अननेसेसरी है। अब इस अननेसेसरी वर्ड को समझ लिया तो अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इसी बात को आपके सामने क्लियर करूं तो छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहता हूं। जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूं सुपरफ्लस अननेसेसरी थिंग्स का मतलब, अगर मैं किसी इंसान से ये बोलूं कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिखा यहां पे व्हाट इज योर बर्थडे डेट, जैसे ये एग्जाम्पल है व्हाट इज योर बर्थडे डेट। इसका मतलब क्या है, इसमें ये जो सेंटेंस है ना, इसमें दो चीज आपस में यूज हो रही है जो कि एक सुपरफ्लस है, जो कि जरूरत से ज्यादा है। अब यहाँ पे मैंने डे लिखा है और यहाँ पे मैंने डेट लिखा है, मतलब तो दोनों का एक ही है। बर्थडे डेट, डे भी साथ में यूज कर रहा हूं और डेट भी यूज कर रहा हूं, इसका मतलब दोनों का मीनिंग तो सेम है। तो मीनिंग सेम है तो या तो बर्थ, इसको दोनों को चेंज करके लिखना होगा हमें व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। कहने का मतलब है सुपरफ्लस का मतलब अगर मैं किसी इंसान को ये कहूं कि मुझे गीला पानी लेके पिलाओ, अब गीला पानी का क्या मतलब है, पानी तो हमेशा गीला ही होता है। अगर मैं किसी को कहूं कि आगे जाओगे तो आपको दिखाई देगा एक राउंडेड सर्कल, राउंडेड सर्कल। राउंडेड सर्कल अपने आप में बोलना एक सुपरफ्लस, एक नॉनसेंसिबल थिंग्स है, क्योंकि सर्कल जो होता है ना वो होता ही राउंडेड सर्कल, सर्कल हमेशा राउंडेड होता है। सो राउंडेड सर्कल बोलने की बजाय खाली हमें सर्कल का यूज करना होगा। इस तरह के जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो सुपरफ्लस के कैटेगरी में रखे जाते हैं। जैसे अगर आप लोग कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा कुछ लिखा मिलता है सडन एक्सप्लोजन, सडन एक्सप्लोजन। अब सडन एक्सप्लोजन का क्या मतलब, एक्सप्लोजन तो होता ही सडन है, अचानक से ही एक्सप्लोजन होता है। ऐसा तो है नहीं कि बम फटने से पहले आके बताएगा कि मैं फटने वाला हूं, आप लोग दूर हो जाओ। जब एक्सप्लोजन होगा वो सडन ही होगा। तो हम जब सडन एक्सप्लोजन बोलते हैं तो वो एक तरह से नॉन सेंसिबल है, अपने मीनिंग को लेके मीनिंगलेस है। सो एक्सप्लोजन बोला तो सडन की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सडन एक्सप्लोजन की तरह से, काफी बंदे बोलते हैं कि ओल्ड मेमोरी, ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड मेमोरी या फिर ओल्ड मेमोरीज। इसका क्या मतलब है, अब मेमोरी होती क्या है, पुरानी होती है, तो इसके साथ ओल्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी थिंग्स है। सेम वे में हम लोग बोलते हैं रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर। सर जो मीनिंग है, सर जो वर्ड मीनिंग है, इसका मतलब ही अपने आप में ही रेस्पेक्ट करना है। अगर हम लोग किसी को सर बोल रहे हैं तो रेस्पेक्ट तो उसके साथ में हो ही रही है, साथ में रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सर अगर बोल रहे हैं तो रेस्पेक्टेड की कोई जरूरत नहीं है। ये जितने भी अननेसेसरी थिंग्स हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, इनको हम लोगों को देखना है कि इनकी जो यूजेस होते हैं ना वो किस तरह से हम सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सडन एक्सप्लोजन था तो सडन एक्सप्लोजन में से एक्सप्लोजन हमें पता था सडन ही होता है, तो सडन का यूज नहीं होगा। काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे सामने ये वर्ड मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। अब कॉमन सेंस की बात है कि जो सरप्राइज होता है अनएक्सपेक्टेड है, एकदम कोई भी चीज है वो अचानक से हो रही है, वो सरप्राइज है। सरप्राइज होता ही अनएक्सपेक्टेड है, तो इसका साथ हमें अनएक्सपेक्टेड का यूज करना बेकार है। पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, वी नो वेरी वेल दैट हिस्ट्री इज
पास्ट। अब हिस्ट्री होती कोई भी चीज है, अगर वो हिस्ट्री इतिहास ही हो गया तो इसका मतलब वो पास्ट में गया। पास्ट हिस्ट्री बोल रहे हो तो हिस्ट्री से पहले जो पास्ट लगाना है वो एक तरह से सुपरफ्लस है, वो अननेसेसरी थिंग है। तो इसका मतलब हमें अननेसेसरी थिंग्स को अवॉइड करना है। अब जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको अवॉइड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सुपरफ्लस है या नहीं है अपने मीनिंग को लेकर के। इस तरह के जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो सारे सुपरफ्लस हैं। इनको अपनी कैटेगरी में रख करके जितने भी सुपरफ्लस या फिर अननेसेसरी थिंग्स या अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं उनका जो यूज होना होता है उसको देखना होता है। सडन एक्सप्लोजन हो गया, पास्ट हिस्ट्री हो गई, ओल्ड मेमोरी हो गई। इसी तरह से अगर मैं लिखना चाहूं एडवांस नोटिस, मतलब क्या है इसका? नोटिस हमेशा होता है एडवांस है, सो एडवांस इज अननेसेसरी। इसी तरह से अगर कोई लिखे सम टोटल या फिर टोटल सम, मीनिंग तो दोनों का एक ही है। सम भी तो टोटल को रेफर करता है और टोटल भी टोटल को रेफर करता है, तो इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करना होगा। या तो टोटल को रिमूव करो या फिर सम को रिमूव करो। तो जो वर्ड मीनिंग हम लोग बोलते हैं, काफी सारे वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं जो स्पीकिंग टाइम पे हमें पता ही नहीं चलता कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। बोलने में वो सही लगते हैं बट वो ग्रामेटिकल या फिर यूजेज ऑफ इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो अपने आप में लेकर के मीनिंग को लेकर के अननेसेसरी होते हैं, सुपरफ्लस वर्ड्स होते हैं, इस वजह से वो गलत होते हैं। एडवांस नोटिस कर दिया मैंने, सम टोटल कर दिया, या फिर जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उस तरह से जितने भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे वो सारे के सारे आपके सुपरफ्लस हैं। और सुपरफ्लस की जो कैटेगरी रहती है उसमें दो वर्ड मीनिंग एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, यूज ही करना बेकार है उनका। अब जैसे मैं कंफ्यूजिंग नाउन की बात कर रहा था या फिर मैं कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी की बात कर रहा था, तो इनको समझने से पहले जो कंफ्यूजिंग नाउन या कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी है इनको समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिखता हूँ। कॉमन वर्ड है, कॉमन सेंस का यूज होना होता है, उनमें जरूरत नहीं हो ग्रामर के ही हो, वोकैब के पोर्शन है, डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। डेली लाइफ का मतलब जैसे अगर मैं आपके सामने दो वर्ड्स लिख रहा हूँ, एक मैंने लिखा है यहाँ पे विट, एक यहाँ पे मैंने लिखा है विट्स। हमें देखना है इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस क्या है, विट क्या होता है और विट्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस देखना है। इसी तरह से मैं अगर आपके सामने लिखूं नॉलेज और एक लिखूं विजडम, विजडम हो गया एक नॉलेज हो गया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से एक वर्ड हो गया एक वर्ड्स हो गया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इनमें एक तो पहला जो मैंने ग्रुप आपके सामने लिखा है विट और विट्स में, इन दोनों में डिफरेंस अगर आप लोग देखोगे तो विट जो है ना वो एक तरह से सिंगल यूज हो रहा है और विट के साथ हमने एस का यूज कर रखा है। इसी तरह से वर्ड एक तरह से सिंगल यूज हो रहा है और वर्ड के साथ हमने दोबारा से एस का यूज कर रखा है। डिफरेंस क्या है, जैसे ही हम लोग इनके साथ एस का यूज कर रहे हैं इनके मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं। जैसे ये विट है और ये विट्स है, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, विट क्या होता है और विट्स क्या होता है, इसको समझना है। विट जो होता है ना, विट होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, विट होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। इन अदर वर्ड्स यू कैन से इंटेलिजेंस ऑफ समवन, इंटेलिजेंस ऑफ समवन। प्रेजेंस ऑफ जो माइंड होता है ना उसको हम विट बोलते हैं, जो इंटेलिजेंस ही होती है उसको हम लोग विट बोलते हैं। विट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर इंटेलिजेंसी को जो डिनोट करता है दैट इज कॉल्ड विट। विट्स क्या होता है, विट्स होती है पावर स्पीच, पावर स्पीच या फिर सिनोनियम के तौर पे इसको हम लोग एलोक्वेंस भी बोल सकते हैं या फिर ओरेशन भी बोल सकते हैं। विट का मतलब हमें पता है, विट जो होता है वो रेफर करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड को या फिर इंटेलिजेंसी को। इसी तरह से पावर जो स्पीच होती है ना वो विट्स होता है, एलोक्वेंस होता है या फिर ओरेशन होता है। दोनों वर्ड्स को अगर समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं तो उस एग्जांपल में फिल इन द ब्लैंक से वो ऑप्शन आपके ये दोनों, या तो आपको विट यूज करना है या फिर आपको विट्स यूज करना है। अब फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, एग्जांपल लिखा व्हेन आई ड्राइव आई यूज माई ब्लैंक, व्हेन आई ड्राइव आई यूज ब्लैंक, सॉरी आई यूज माई ब्लैंक। फर्स्ट एग्जांपल ये, सेकंड एग्जांपल ये, नरेंद्र मोदी इज द मैन, नरेंद्र मोदी इज द मैन ऑफ ब्लैंक। इसमें भी विट या विट्स यूज करना है, ऊपर वाले में भी विट या फिर विट्स का यूज करना है। व्हेन आई ड्राइव, जब कोई भी इंसान है, कोई भी ड्राइवर है अगर गाड़ी को ड्राइव करता है तो वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करता है, पावर ऑफ स्पीच को यूज करता है। जाहिर सी बात है वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करता है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करता है तो व्हेन आई ड्राइव आई यूज माई विट, ना कि विट्स। मोदी जो है ना वो इज द मैन ऑफ विट या फिर विट्स, नरेंद्र मोदी इज द मैन ऑफ विट्स क्योंकि अपनी पावर ऑफ स्पीच की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करता है भाषण के थ्रू, सो इट इज विट्स। मोदी इज द मैन ऑफ विट्स। अगर मैं मोदी की जगह कपिल शर्मा का नाम लिखूं
कपिल शर्मा इज द मैन, कपिल शर्मा इज द मैन ऑफ विट या फिर विट्स, तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा विट, बिकॉज जो कपिल शर्मा है वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके लोगों को हंसाता है, लोगों को एंटरटेन करवाता है, वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड या इंटेलिजेंसी की वजह से। और हमें पता है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड या इंटेलिजेंस है ना वो डिनोट करता है विट को। विट्स होती है पावर ऑफ स्पीच, जोरदार जो भाषण होता है उसको विट्स बोला जाता है। सो जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है या गाड़ी जब ड्राइव करता है तो वो अपनी विट का यूज करता है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करता है। कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करेगा, कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करेगा तो वो अपनी पावर ऑफ स्पीच का यूज करेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेगा। जाहिर सी बात हो प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेगा, तो वहां पे हमें यूज करना होगा विट का। और जब पावर ऑफ स्पीच की बात करें, एलोक्वेंस की, ओरेशन को डिनोट करने वाले थिंग्स की बात करेंगे, देन वी विल यूज विट्स। तो एक तो विट हो गया और एक विट्स हो गया, दोनों में डिफरेंस इतना है कि विट जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करेगा और विट्स जो है ना आपका वो पावर ऑफ स्पीच को शो करेगा। दूसरा जो पेयर आपके सामने वो है नॉलेज का और एक विस्डम का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विस्डम? नाउ नॉलेज होता है कलेक्टिव फैक्ट्स, नॉलेज होता है कलेक्टिव फैक्ट्स एंड विजडम होता है एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। फर्क है दोनों में। नॉलेज हो गया कलेक्टिव फैक्ट्स और विजडम हो गया एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। अगर मैं पूछूं कि जो भारत है ना वो कब आजाद हुआ था, आप लोग बताओ 1947 में, वो आपने नॉलेज है, कलेक्टिव फैक्ट्स है, रट्टा मार रखा है किताबों को देख करके कि भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो वो हमारी नॉलेज है, वो कलेक्टिव फैक्ट्स है जिसको हमने देख करके पढ़ रखा है या फिर लर्न कर रखा है। लेकिन विजडम है क्या? विजडम होता है एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जिंदगी जैसे जैसे स्पेंड होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हम नई नई सीखते रहते हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस अचीव करते हैं लाइफ में, दैट इज कॉल्ड विजडम। बट नॉलेज क्या होता है? नॉलेज एक कलेक्टिव फैक्ट्स होता है। जितना कुछ पढ़ोगे, जितना कुछ याद करोगे, जितना कुछ रट्टाफिकेशन याद रहेगा, वो एक तरह से नॉलेज ही है। नेक्स्ट जो आपके सामने एक वर्ड है और एक वर्ड्स है। फर्स्ट ग्रुप था आपका विट और विट्स का, सेकंड था नॉलेज और विजडम का, थर्ड जो है ना वो वर्ड और वर्ड्स का है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अब ये नहीं है कि ये जो वर्ड है इसका मतलब शब्द हो गया, तो ये ज्यादा ये ऐसे यूज कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बॉय लिखा, देन यू कॉल्ड दैट इज वन सिंगल बॉय, और बॉयज लिख दिया तो काफी सारे लड़के हो गए, सो आप कह सकते हो प्लूरल है, काफी सारे लड़के हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वर्ड शब्द है तो ये वर्ड्स काफी सारे शब्द का यूज नहीं हो रहा। इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का है वो देखना है। जब हम लोग वर्ड की बात करते हैं ना तो ये जो शो करता है ये प्रोमिस को शो करता है, वादे को शो करता है। वर्ड जो होता है ना उसका मीनिंग प्रोमिस होता है, और जब हम लोग वर्ड को ही प्लूरल बना के यूज करना चाहते हैं, वर्ड्स में यूज करना चाहते हैं, सो ये डिनोट करता है मैसेज को। मैसेज को वर्ड जो डिनोट करता है वो प्रोमिस को करता है, और वर्ड्स जो डिनोट करता है ना वो मैसेज को डिनोट करता है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि प्लीज कन्वे माई ब्लैंक टू हिम, प्लीज कन्वे माई ब्लैंक टू हिम। इसका क्या मतलब? भाई मैंने ये कहा कि मेरा मैसेज उस तक पहुंचा दो, मेरा मैसेज उस तक पहुंचा दो, तो यहां पे अगर बात करें तो यहां पे वो वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ना कि वर्ड की बात कर रहे हैं। मेरा मैसेज वहां तक पहुंचा दो या उस तक पहुंचा दो, तो प्लीज कन्वे माई वर्ड्स टू हिम, ना कि वर्ड टू हिम। अगर वर्ड और वर्ड्स क्लियर है ना, तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सेम ही एग्जाम्पल है, प्लीज कन्वे माई ब्लैंक टू हिम, एग्जाम्पल सेम है, बट ऑप्शन अब की बार आपके सामने एक रेस्पेक्ट है और दूसरा रेस्पेक्ट्स है। जैसे वर्ड और वर्ड्स है ना, उसी तरह से रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट्स में डिफरेंस है। अगर थोड़ा बहुत कुछ रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट्स के डिफरेंस के बारे में जानते हो तो यू कैन इजिली आंसर इट। वर्ड का मीन्स होता था प्रोमिस और वर्ड्स का मतलब था मैसेज। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने सीख लिया कि जो वर्ड्स है ना वो मैसेज को डिनोट करता था, तो वर्ड्स का यूज कर लिया। अब मैंने लिख दिया प्लीज कन्वे माई ब्लैंक टू हिम, ये रेस्पेक्ट को पहुंचाना है उस तक या फिर रेस्पेक्ट्स को, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? रेस्पेक्ट की जब बात करें तो रेस्पेक्ट होता है ओनर, एंड रेस्पेक्ट्स की बात करें तो रेस्पेक्ट्स होता है कॉम्प्लीमेंट्स, बधाई। बधाई देना किसी को रेस्पेक्ट्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट जिसको कहा जाता है वो रेस्पेक्ट्स होता है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्लीज कन्वे माई ब्लैंक टू हिम, तो मेरी तरफ से जो बधाई है उसको भी दे देना वहां जाकर के। अगर आप लोग जा रहे हो वहां पे तो मेरी तरफ भी बधाई बोल देना, तो यहाँ पे यूज होगा रेस्पेक्ट्स का। सम्मान दे दो, ये तो एक तरह से नॉन सेंसिबल चीज होगी, तो रेस्पेक्ट तो यूज नहीं होना, रेस्पेक्ट्स यूज होना है।
इसी तरह से कुछ और वर्ड मीनिंग देखते हैं। ये सारे के सारे कंफ्यूजिंग नाउन वोकैबुलरी के वर्ड मीनिंग होते हैं, काफी बार कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए एग्जाम्स में एग्जाम्पल के तौर पे यूज होते हैं, जहां पे हमें या तो फिल इन द ब्लैंक्स यूज करना होता है या फिर कॉमन एरर फाइंड आउट करना होता है। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड मीनिंग लिखता हूं, सभी लोग जानते हैं, कॉमन वर्ड है। एयर, एयर्स, ब्रीज, विंड, स्टॉर्म और लास्ट वाला है गस्ट। अब ये वर्ड जो है सारे के सारे कंफ्यूज क्रिएट करेंगे, सभी हर पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग अपने मीनिंग को लेकर के अलग से डिस्क्राइब करेगा। एयर मींस क्या होता है, एयर्स मींस क्या होता है, ब्रीज का मतलब क्या है, विंड का मतलब क्या है, स्टॉर्म क्या होता है और गस्ट क्या होता है, इन चीजों को देखना है। अब एयर क्या हो गया, एयर्स, एयर और एयर्स में डिफरेंस देखना है, ब्रीज में, विंड में, स्टॉर्म में, गस्ट में। तो एयर क्या होता है, एयर तो हवा हो गई, हम इसको बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर, एक तरह से एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं हम लोग इसको मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज कॉल्ड एयर। मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये एयर हो गया। एक आपका एयर्स है, एयर्स को बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग ब्रीज को देख लेते हैं। हवा हो गई, एयर तो हवा हो गई जो एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस बोल सकते हैं। जो ब्रीज क्या होता है, ब्रीज जैसे हमने फैन का स्विच ऑन किया और जैसे ही फैन चला तो जो फैन के थ्रू जो हवा निकल के आ रही है वो एक तरह से मूवमेंट कर रही है, तो मूविंग जो एयर होती है ना वो ब्रीज कहलाती है। मूविंग जो एयर होती है ना वो ब्रीज कहलाती है, मूविंग एयर को हम लोग ब्रीज कहते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एयर होती है, जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज होती है, यही मूविंग एयर अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना तो उसको हम लोग विंड कहते हैं, वो विंड बन जाती है। और यही स्ट्रॉन्ग ब्रीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग अगर विंड हो गई देन स्टॉर्म बोल देते हैं, तो वो स्टॉर्म हो जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड हो गया तो स्टॉर्म हो गया, स्ट्रॉन्ग ब्रीज हो गई तो विंड हो गई, मूविंग एयर को ब्रीज बोलते हैं। खाली एयर जो होता है ना वो एटमॉस्फेयर के लिए यूज होता है, दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब गस्ट जो लास्ट में है ना, गस्ट, इसको बोलते हैं ब्लो ऑफ एयर, हवा का झोंका। गस्ट होता है ब्लो ऑफ एयर, इसको बोलते हैं हम हवा का झोंका, एयर का। अब ये जो एयर है, ब्रीज है, विंड है, स्टॉर्म आपके सामने है, गस्ट है, इनमें सभी में एक चीज कॉमन है कि सारे के सारे हवा के लिए यूज हो रहे हैं, बट वो डिफरेंट काइंड से यूज हो रहे हैं कि किसका मीनिंग किस तरह से यूज कर रखा है। एयर्स होता है, एयर के साथ हम लोग जब ऐसी का यूज करके चलते हैं तो एयर्स का मीनिंग निकल के आता है हमारे सामने प्राइड या फिर प्राउड बिहेवियर। किसी इंसान का प्राउड बिहेवियर है ना, देन वी कैन से अबाउट दैट एयर्स बिहेवियर, प्राउड बिहेवियर। एक एयर हो गया जिसका मतलब एटमॉस्फेयर या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस था, एयर्स हो गया प्राइड या फिर प्राउड बिहेवियर हो गया, ब्रीज हो गया मूविंग एयर। स्ट्रॉन्ग जो ब्रीज अगर यूज होता है तो उसका मतलब विंड होता है, अगर विंड ही स्ट्रॉन्ग होती है तो स्टॉर्म होता है, तूफान हो गया। ब्लो ऑफ एयर, ब्लो ऑफ एयर का मतलब है सडन ब्लो ऑफ एयर, अगर हम लोग इसको अच्छे से डिस्क्राइब करें तो ए सडन ब्लो ऑफ एयर, सडन ब्लो ऑफ एयर, एक तरह से जो हवा का झोंका होता है ना उसके लिए हम गस्ट मीनिंग का यूज करते हैं। कुछ और मीनिंग देखते हैं जो नाउन वोकैबुलरी के साथ यूज करेंगे। छोटे छोटे मीनिंग है, बिल्कुल छोटे से मीनिंग है। अगर कॉमन सेंस की बात करते हो हम लोग, हमें कोई ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, सिर्फ अपना जो कॉमन सेंस है उसी तरह से देखना है। अब कॉमन सेंस की जब मैं बात करता हूं तो मेरे सामने 3 मीनिंग और निकल के आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड, ब्रेन, ब्रेन्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड, ब्रेन और ब्रेन्स? माइंड क्या होता है, ब्रेन क्या होता है एंड ब्रेन्स क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस देखना है। माइंड किसको रेफर करता होगा, ब्रेन किसको रेफर करता होगा और ब्रेन्स किसको रेफर करता होगा। इन तीनों से पहले जब मैं आपको ये कहता हूं कि कॉमन सेंस यूज करो, अपनी कॉमन सेंस यूज करो, अपनी कॉमन सेंस यूज करो, तो उसका मतलब क्या है? कॉमन सेंस किसको डिनोट करता है? माइंड को डिनोट करता है, ब्रेन को डिनोट करता है, ब्रेन्स को डिनोट करता है। अगर कॉमन सेंस की जगह आप लोग इन तीनों में से कोई मीनिंग यूज करना चाहो तो आप लोग क्या कहोगे, माइंड, ब्रेन या फिर ब्रेन्स? मैं आपको कहूं कि आपको कॉमन सेंस नहीं है क्या, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि आपका माइंड नहीं है, कि आपको ब्रेन नहीं है या फिर आपका ब्रेन्स नहीं है? कैसे बोलोगे? तीनों में क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है। माइंड जो होता है ना, वो माइंड होता है कलेक्शन, रेस्पॉन्स ऑफ सेंसेस। जितने हमारी सेंसेस हैं, सेंसेस हमारे 5 हैं, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हियर हो गया, इस तरह से जो 5 जो सेंसेस हैं उनका जो कलेक्शन रेस्पॉन्स आता है वो माइंड होता है। जाहिर सी बात है, जो माइंड होता है ना उसको हम कहते हैं मन। जो हमारा मन होता है ना वो एक्चुअली में माइंड होता है।
अब मन तो क्या होता है, मन तो कभी किसी का खेलने का करता है, मूवी देखने का करता है, जो भी जिसका भी मन किस तरह से यूज हो रहा है ना, वो एक माइंड है, उसको हम लोग माइंड बोलते हैं। ब्रेन जो है ना वो एक अपना बॉडी पार्ट है, ऑर्गन जिसको बोलते हैं, तो वो ऑर्गन हो गया, ये बॉडी पार्ट होता है। और जब मैं कॉमन सेंस की बात करता हूं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रेन्स। तो कभी अगर मैं ये कहता हूं कि आपके सामने सॉरी आपके साथ आपको क्या कोई कॉमन सेंस नहीं है, तो वहां पे आप मीनिंग समझना, मैं ब्रेन्स की बात कर रहा हूं। अब ऐसे बोलेंगे कि आपके पास माइंड नहीं है, वो एक गलत मीनिंग है। ऐसे बोलो कि आपके पास ब्रेन नहीं है, वो भी एक गलत मीनिंग है। ब्रेन तो एवरी पर्सन हैज ए ब्रेन, सभी के ऑर्गन है। अब ये तो ब्रेन जो है ना बॉडी पार्ट है जो ऑर्गन को शो करता है। माइंड जो होता है कलेक्शन रेस्पॉन्सिव ऑफ सेंसेस होता है, जो मन की बात हो रही है वो एक माइंड है। ब्रेन्स आपका कॉमन सेंस है। ये कुछ कंफ्यूजिंग नाउन वोकैबुलरी चल रहे हैं, कुछ और देख लेते हैं, 5-7 वर्ड्स, 5-7 मीनिंग और देखते हैं इनके। जैसे अगर मैं लिखूं पर्सन, एक लिखा मैंने पीपल, एक पर्सन हो गया, एक पीपल हो गया। फिर इस पीपल को मैंने ए पीपल लिख दिया, और फिर इसको मैंने पीपल्स लिख दिया। पर्सन हो गया, पीपल हो गया, ए पीपल हो गया और पीपल्स हो गया। पहले तो हमें ये देखना है कि जो पर्सन है और जो पीपल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉमन मीनिंग होते हैं, डेली लाइफ में सभी यूज करते हैं, हर बंदा यूज करता है, तो इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पर्सन हम किसको कहते हैं और पीपल हम किसको कहते हैं। अब पहली बात तो यह है कि एक चीज तो मैं आपके सामने कंप्लीट कर देता हूं कि जो पर्सन है ना वो दो तरीके से यूज हो सकता है, एक तो सिंगुलर के लिए और दूसरा प्लूरल के लिए। जब हम पर्सन को प्लूरल करेंगे ना तो पर्सन्स यूज करेंगे, फिर काफी सारे को डिनोट करेगा, प्लूरल थिंग्स हो गई पर्सन्स। और जब खाली पर्सन लिखेंगे तो सिंगुलर को डिनोट करेगा, किसी एक व्यक्ति को डिनोट करेगा। तो पर्सन जो है ना वो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, पर्सन्स भी लिख सकते हैं और पर्सन भी लिख सकते हैं। इट मीन्स पर्सन जो है उसको प्लूरल भी कर सकते हैं और सिंगुलर में भी रख सकते हैं। तो ये तो पर्सन है, पर्सन की दोनों कैटेगरी शो कर सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। बट पीपल का मतलब क्या होता है। पर्सन तो हो गया आपके सामने और पीपल क्या हो गया, फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पीपल का मतलब लोग है, हमें पता है। इसका मतलब पीपल ही वो मीनिंग है ना, वो मीनिंग में ही प्लूरल है, इसका कोई सिंगुलर नहीं है। जब हम पीपल बोलते हैं तो इसका मतलब काफी सारे लोगों की बात हो रही है, बट जब हम पर्सन बोलते हैं तो किसी एक इंडिविजुअल इंसान की बात हो रही है। लेकिन पर्सन्स बोलते हैं तो काफी सारे हो गए। पीपल और पर्सन में डिफरेंस क्या है, पर्सन जो होते हैं ना वो रेस्ट्रिकेटेड होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हमारे जो फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं ना वो सारे के सारे पर्सन होते हैं, पीपल नहीं होते। पीपल का जो यूज होता है ना वो जनरल के लिए यूज होता है। पीपल जो यूज होगा वो जनरल के लिए यूज होगा, पर्सन जो यूज होगा वो रेस्ट्रिकेटेड चीजों के लिए यूज होगा। फैमिली में कितने मेंबर हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए हम पर्सन्स का यूज करेंगे, ना कि पीपल का यूज करेंगे। जनरल के लिए हम लोगों को पीपल का यूज करना है। पीपल कैसे, जैसे हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल की स्टार्टिंग देखें तो वहां पे लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी द पर्सन ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट फॉर वी द पर्सन्स ऑफ इंडिया। अब वहां पे पीपल लिखने की क्या जरूरत है, पर्सन्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है ना वो इंडिकेट्स करता है कि भारत देश में कहीं का भी कोई भी इंसान है, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जनरल। अब जनरल के लिए यूज कर लिया तो जनरल के लिए यूज करोगे, देन वी कॉल्ड पीपल। और पर्सन्स क्या होते हैं, वो रेस्ट्रिकेटेड होते हैं पर्सन्स। एक ही क्लासरूम में काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो इसी क्लासरूम से जुड़े हुए हैं। इट मींस क्या है, वो सारे के सारे पर्सन्स हैं। बट पीपल जो होता है वो जनरल केसेस के लिए पीपल का यूज होता है। अच्छा, अब पीपल का मतलब हमने देखा कि जो पीपल है ना उसका मतलब लोग है, प्लूरल है, काफी सारे लोगों की बात होती है तो पीपल है। तो हम लोग पीपल के साथ में ए लिख सकते हैं क्या, और जब ए की बात आती है तो हमें पता है कि ए जो है ना वो किसको डिनोट करता है, एक को डिनोट करता है। अब ए का मीन्स एक नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। अगर इंग्लिश में ए का मीन्स एक हो गया तो वैसे गलती होगी। ए का मतलब एक नहीं होता। अगर ए का मतलब आप एक मानोगे तो फिर में बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, इस तरह से अगर चलोगे तो ये तो फिर रीजनिंग होगी। इंग्लिश में जो ए होते हैं और एन होता है ये वन की वीकर फॉर्म होती है, ध्यान रखना। वन जो होता है ना एक, इसकी वीकर फॉर्म होती है ए और एन। ये इसका मतलब कोई एक नहीं बनता जब तक ए और एन का फंक्शन, जब तक सेंटेंस में एज ए फंक्शन ये ट्रीट नहीं करते वन की तरह, तब तक हम लोग ए और एन को मीनिंग को रेफर नहीं कर सकते। तब तक हम लोग ए का मतलब कोई, यही मीनिंग निकलती है कि ए और एन जो होता है ना उसका मतलब कोई निकल के आता है। कोई कैसे निकल के आता है, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे मोहन,
तो यहाँ पे तो मोहन है, लेकिन अगर मैं मोहन को ए मोहन बनाता हूँ ना तो कोई मोहन हो जाएगा। मोहन नाम के काफी सारे बंदे हैं, अगर उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ आर्टिकल ए के साथ तो इसका मतलब वो काफी सारे हैं, कोई भी मोहन हो सकता है। किसी भी मोहन की बात कर रहा हूँ तो वो ए मोहन है। चलो ये बाद की बातें हैं, इनको बाद में देखते हैं। पीपल का मतलब मैं लोग बता रहा था, तो इससे पहले आर्टिकल ए लिख सकते हैं। ए लिखने से इसका जो मीनिंग है ना वो चेंज होकर के ए पीपल का मतलब नेशन हो जाएगा, राष्ट्रीय। ए पीपल हो जाएगा नेशन। इसी तरह से पीपल को हमने जब प्लूरल किया ना पीपल्स, तो लोग का और क्या प्लूरल होगा, बट इसका मीनिंग चेंज होकर के हो जाता है नेशंस, काफी सारे नेशंस। व्हेन वी रेफर टू पर्सन दैट इज ऑलवेज बी इन बोथ फॉर्म, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, बट जो पीपल है ना वो हमेशा ऑलवेज ही प्लूरल फॉर्म में होता है। वी कैन यूज पीपल इन जनरल सेंस एंड वी कैन यूज पर्सन इन रेस्ट्रिकेटेड सेंस। पीपल को जब पीपल्स के साथ यूज करते हैं दैट ये रिफर करेगा नेशंस को, और ए पीपल लिखते हैं तो ये रिफर करेगा नेशन को। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है, ए पीपल लिख दिया तो यहाँ पे नेशन है, और पीपल्स लिख दिया तो नेशंस हो गया। कुछ और भी नहीं देखते हैं। कुछ और मीनिंग की बात करें तो जैसे मैंने लिखा रिटर्न और एक लिखा मैंने रिटर्न्स, इन दोनों में क्या फर्क है? अगर इन दोनों में कुछ फर्क है तो उस फर्क को निकालने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। आई हैव रिटर्न्ड बैक एट 10 PM in the evening. I have returned back at 10 PM in the evening. ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस में ना तो हमें कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करना है, ना ही हमें कोई रूल एंड रेगुलेशन की बात करनी है, हमें सिर्फ हमारी कॉमन सेंस यूज करनी है। और कॉमन सेंस यूज करके इस सेंटेंस को हमें यह देखना है कि ये सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने गलत है या फिर सही है। सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, इसमें अलग से कोई ही रूल एंड रेगुलेशन का यूज नहीं करना, ना ही किसी कॉन्सेप्ट का यूज करना। इसमें यह देख लो बस ये जो सेंसिबल लिख रखा है या फिर नॉन सेंसिबल है। सेंटेंस कह रहा है आई हैव रिटर्न बैक एट 10 PM इन द इवनिंग। आई हैव रिटर्न बैक एट 10 PM इन द इवनिंग। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापिस आना। अब जब रिटर्न का मतलब ही वापिस आना होता है तो इसके साथ बैक क्या काम कर रहा है? पीएम का मतलब इवनिंग होता है तो इसके साथ इन द इवनिंग लिख करके सेंटेंस को क्यों सुपरफ्लस बनाया जा रहा है? समझ में आ गई होगी ये बात, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। अब जब मैं रिटर्न की बात करता हूं ना तो यहां से मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट याद आता है कि किसी भी सेंटेंस के प्रीफिक्स और री से स्टार्ट होता है, कोई भी मीनिंग का प्रीफिक्स अगर री से स्टार्ट होता है, जैसे मैं लिखा रिटर्न, रीबैक, रिट्रीट, रिवाइज, रीबिल्ट, इस टाइप के जितने भी मीनिंग होंगे ना उनके साथ सेंटेंस में हमें बैक एंड अगेन की कोई जरूरत नहीं है यूज करने का, क्योंकि ये अपने सेल्फ को लेके ही मीनिंग में यूजफुल है। अब ये अपने सेल्फ को लेके ही मीनिंग में यूजफुल है, देन हमें अननेसेसरी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। बैक और अगेन का यूज नहीं करेंगे जब किसी सेंटेंस में रिटर्न, रीबैक, रिट्रेट, रिवाइज, रीबिल्ट जैसे, रिकॉल जैसे शब्दों का अगर यूज होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रिटर्न को हम इस वजह से नहीं लिख करके हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। रिटर्न को वी कैन से कम बैक, एंड रिटर्न्स होता है वो होता है हिसाब होता है जिसको हम टैक्स बोलते हैं। रिटर्न्स हो गया हिसाब जिसको टैक्स बोल दिया, रिटर्न हो गया कम बैक जिसको हम वापिस आना हो गया। बट इतना ध्यान रखना कि जब सेंटेंस में रिटर्न का यूज होता है तो उसके साथ बैक एंड अगेन का कोई यूज नहीं होता है। अगर यूज करोगे तो वो सेंटेंस आपका सुपरफ्लस बनेगा जो कि एक कॉमन एरर माना जाएगा। रिटर्न हो गया, रिटर्न्स हो गया। लास्ट जो मैं आपके सामने मीनिंग डिस्कस करूंगा अच्छे और इंपॉर्टेंट मीनिंग है, एंड आज के लिए वो लास्ट मीनिंग है। अच्छे सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं और अच्छे मीनिंग है। एक तो मीनिंग होता है कॉन्साइंस और एक मीनिंग है कॉन्शियसनेस। इसी तरह से एक मीनिंग है आपके सामने इंट्रोस्पेक्शन और एक मीनिंग है रेट्रोस्पेक्शन। कंसाइंस हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया, रेट्रोस्पेक्शन हो गया। अच्छे वर्ड मीनिंग है, अच्छी तरह से समझना, काफी बार एग्जाम में यूज होते हैं और वैसे भी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कंसाइंस एंड कॉन्शियसनेस के बीच का डिफरेंस देखना है। उस डिफरेंस को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि कंसाइंस और कॉन्शियसनेस में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं पर अकेले जा रहे हैं,
कोई नहीं हमें देखने वाला, कहीं पर अकेले जा रहे हैं, रास्ता है, रास्ते के ऊपर हमें 100 रुपए का नोट दिखाई देता है। नॉर्मल सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, समझने की कोशिश करोगे तो ये जो मैंने मीनिंग लिखे है ना, इसको भूल नहीं पाओगे, इसको याद काफी टाइम तक याद रहेंगे। फिर ये हम लोग अकेले जा रहे हैं और वहां पे जो रास्ता है उसके ऊपर 100 रुपए का नोट है, कोई हमें नहीं देख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस 100 रुपए को उठा लेंगे। ज्यादातर लोग यही करेंगे, ईमानदारी अपनी जेब में रखना है। ज्यादातर जो लोग हैं ना वो 100 रुपए के नोट को अपनी जेब में रखेंगे अगर कोई नहीं देख रहा तो। बट अगर इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और मैं चला गया किसी फंक्शन में, अब फंक्शन में मैं खड़ा हूं, वहां पे फंक्शन हो रहे हैं, काफी सारे लोग, काफी सारे रिलेटिव मेरे साथ खड़े हैं, और अगर वहां पे फंक्शन है, फंक्शन में मैं इन्वॉल्व हूं और सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंड्स मेरे साथ में खड़े हैं, वहां पे मुझे नीचे गिरा हुआ 2000 रुपए का नोट दिखाई दे रहा है। सिचुएशन यहाँ पे, सिचुएशन में जो नोट की रुपए की बात कर रहा हूँ, रुपीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो 100 ही है, बट यहाँ पे तो अमाउंट भी ज्यादा है। यहाँ पे हमें कोई देखने वाला नहीं था तो 100 रुपए उठा के जेब में डाल लिए। इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वहां पे रिलेटिव्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, सभी लोग देख रहे हैं, तो हम 2000 रुपए नहीं उठा रहे। यहाँ पे 2000 रुपए उठाने से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे करें, और यहाँ पे 100 रुपए उठाने से पहले कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट उठा के जेब में डाल लिए। कहने का मतलब यह है कि इट मीन्स जो कंसाइंस होता है ना, वो एक जजिंग पावर होती है बिफोर रॉन्ग डूइंग या फिर गुड, इसको हम कह सकते हैं जजिंग पावर। किसी भी कार्य को करने से पहले जो जजिंग पावर होती है, किसी भी कार्य को करने से पहले जो भी कुछ आप लोग सोचते हो, वो चीज कार्य गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बिफोर यू डूइंग समथिंग देन जजिंग पावर का यूज होता है, वो कहलाता है कंसाइंस। किसी भी को कार्य करने से पहले जब हम लोग थिंकिंग करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, वो कंसाइंस होता है। हिंदी में बात करें तो हम लोग इसको विवेक कहते हैं। सिनोनियम की बात कर सकते हैं तो हम लोग इसके लिए रैशनैलिटी यूज कर सकते हैं, रैशनल यूज कर सकते हैं। तो कंसाइंस क्या होता है, जजिंग पावर होती है। ध्यान इतना रखना है कि किसी कार्य को करने से पहले जो भी हम कुछ सोचते हैं ना, उसको कंसाइंस कहते हैं, वो कंसाइंस कहलाता है। और जो कॉन्शियसनेस है ना, उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ अवेयरनेस। स्टेट ऑफ अवेयरनेस, आप अपने खुद को लेकर के कितना अवेयर हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कंसाइंस क्या होता है, विवेक होता है, जजिंग पावर होती है। गलत करो या फिर अच्छा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्य करने से पहले जो सोची गई थिंकिंग है ना, उसको हम एक तरह से कंसाइंस कहते हैं। अब आपके सामने एक इंट्रोस्पेक्शन है और दूसरा आपके सामने रेट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन से एक बात ध्यान आती है कि जो इंट्रो में जो इन लिख रखा है स्टार्टिंग में, ये इनसाइड को डिनोट करेगा, और रेट्रो में जो स्टार्टिंग में, रेट्रोस्पेक्शन में जो रेट्रो में रूट वर्ड लिख रखा है, इसका मतलब होता है पास्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए, जो मैंने अभी कंसाइंस का मीन्स आपको समझाया कि जजिंग पावर बिफोर यू डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने से पहले जो जजिंग पावर है उसको हम कंसाइंस कहते हैं। बस इसका जस्ट अपोजिट है इंट्रोस्पेक्शन। कार्य करने के बाद जब हम लोग फील करते हैं, सेल्फ एनालिसिस कह सकते हैं इसको हम लोग। कहने का मतलब है ट्रैवल इनसाइड, अंतरात्मा, ये ट्रैवल इनसाइड। कार्य करने के बाद जब हम लोग जैसा फील करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। अगर हमने गलत कार्य किया है तो सॉरी फील आफ्टर रॉन्ग डूइंग। कहने का मतलब सॉरी फील आफ्टर रॉन्ग डूइंग। किसी कार्य को गलत करने के बाद जो हम लोग पछतावा करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है ट्रैवल इनसाइड, सेल्फ एनालिसिस, अंतरात्मा से किसी चीज के बारे में सोचना, और वो तभी सोचेंगे जब कार्य फिनिश हो जाएगा। कोई भी कार्य करने के बाद जब हम लोग विचार करते हैं उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन कार्य करने से पहले विचार करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसाइंस। रेट्रोस्पेक्शन में जो रेट्रो होता है ना, वो पास्ट होता है, पास्ट ट्रैवल, इसको पास्ट ट्रैवल इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। कहने का मतलब आज हम लोग जब प्रेजेंट में हैं और पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं कि हम उस टाइम पे कॉलेज टाइम में ये थे, स्कूल टाइम में ये थे, बैठ के किसी भी पास्ट की बातों को याद करना एक तरह से रेट्रोस्पेक्शन कहलाता है। काफी सारी मूवी होती हैं और रेट्रोस्पेक्शन को डिनोट करती हैं। तो रेट्रोस्पेक्शन होता है कि ट्रैवल इन पास्ट, रेट्रोस्पेक्शन होता है ट्रैवल इन पास्ट। इंट्रोस्पेक्शन होता है ट्रैवल इनसाइड या फिर सेल्फ एनालिसिस आफ्टर डूइंग समथिंग। बिफोर डूइंग समथिंग यू कैन से कंसाइंस, एंड कंसाइंसनेस होता है कि स्टेट ऑफ अवेयरनेस। चारों के चारों जो मीनिंग है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, काफी बार एग्जाम में यूज होते हैं और काफी टाइम इनको लेकर के बोलने चलने में भी मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको ध्यान रखना। आज के लिए जो मीनिंग्स मैंने बताए, उनको अच्छे से देखने। सारे के सारे कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी थे, कंफ्यूजिंग नाउन थे। इनका यूज और हम लोग स्पीकिंग में किस तरह से यूज करते हैं वो ध्यान रखना है अच्छे से।
बाकी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे अबाउट इंग्लिश बिफोर वी लर्निंग ग्रामर। ग्रामर को समझने से पहले जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, उनका जरूरी होता है सीखना फॉर बिगिनर्स के लिए। छोटी छोटी बातें सीखेंगे, जो भी अगर बिगिनर्स है इंग्लिश के ग्रामर सीखना चाहता है उसके लिए जो वीडियो बनाऊंगा वो कल वीडियो आएगा, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसमें फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश होगा। फंडामेंटल्स इंग्लिश में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से सेंटेंस यूज होते हैं, किस तरह से वर्ब का यूज होता है, और किस तरह से कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य करता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो